इस इमेज को ध्यान से देखिए। दूर से देखने पर लगेगा कि ये तो लैंडफिल है, कचरा है, बट ये कचरा नहीं, ये कपड़े हैं। यस, चिले के एटाकामा डेजर्ट में इतने कपड़े डंप होते हैं कि वो अब स्पेस से भी दिखता है। इस डेजर्ट लैंडफिल में 60,000 टन कपड़े हैं जिसे आप स्पेस से भी देख सकते हैं। इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये अच्छे खासे कपड़े हैं। इनमें प्रॉब्लम बस ये है कि इन्हें किसी ने नहीं खरीदा और फैशन इंडस्ट्री ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। ऐसा ही एक डंप कीनिया में भी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि अच्छे खासे कपड़े फेंके क्यों जाते हैं। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला द डार्क ट्रूथ ऑफ फैशन। कपड़े, फैशन, लाइफस्टाइल, आज की दुनिया में इन चीजों की हद से ज्यादा कीमत है और ये कीमत चुकाने के लिए सिर्फ पैसे काफी नहीं, दुनिया की 10% एमिशंस के लिए फैशन इंडस्ट्री जिम्मेदार है। आज का वीडियो इसी फैशन इंडस्ट्री के एक ट्रेंड के बारे में है जो हमारी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। बात हो रही है फास्ट फैशन की। क्या होता है फास्ट फैशन, इसका हमारी लाइफ पर क्या असर होता है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम दुनिया के प्रॉब्लम्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना चाहते हैं और उनके बारे में सोल्यूशंस भी डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, क्या है फास्ट फैशन। आज ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री $2.5 ट्रिलियन की हो चुकी है। दुनिया का सेकंड रिचेस्ट इंसान एक फैशन ब्रांड का मालिक है। अगर एक ग्राफ पर फैशन इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखे तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। 1900 से लेकर 1950s तक फैशन इंडस्ट्री काफी स्लोली ग्रो हुई, लेकिन पिछले 25 सालों में इंडस्ट्री 230% से ग्रो हुई है। ये चमत्कार हुआ कैसे? फास्ट फैशन से। फास्ट फैशन यानी वो स्टाइल जो फास्ट मूव करते हैं, ट्रेंड में जल्दी आते हैं और उतने ही जल्दी ट्रेंड से चले भी जाते हैं। ये पूरी तरह से एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। पहले फैशन के 4 सीजन्स हुआ करते थे, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। वेस्टर्न देशों में 1980s तक वेदर के हिसाब से फैशन बदलता था। द पॉइंट वॉज सिंपल। गर्मी में कोट नहीं पहन सकते और विंटर्स में बॉक्सर्स पहनकर रास्तों पर नहीं घूम सकते। फैशन वॉज यूटिलिटेरियन। लेकिन 1990s आते आते ट्रेंड बदल गया। 3 महीनों बाद चेंज होने वाला फैशन कंपनीज को काफी स्लो लगने लगा। अगर लोग 3 महीने बाद शॉपिंग करने लगे तो प्रॉफिट कैसे हुआ? इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ फास्ट फैशन। इस कॉन्सेप्ट ने एक साल में 4 सीजन्स नहीं, एक साल में 12 सीजन्स लाए। हर महीने नए फैशन शोज की और नया नया स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। ये मॉडल सुपर्ब था। ज्यादा स्टाइल्स यानी ज्यादा सेल्स यानी ज्यादा प्रॉफिट्स और ज्यादा प्रॉफिट्स यानी कंपनीज मालामाल। प्लान तो बढ़िया है। वॉटसन एंड वुल्फ कहते हैं कि यूरोप में साल 2000 के आसपास साल में 2 फैशन कलेक्शंस लॉन्च होते थे। 2011 में ये नंबर 5 कलेक्शंस पर ईयर हो गया। अब H&M जैसे ब्रांड्स 12 से 16 कलेक्शंस हर साल लॉन्च करते हैं और ज़ारा जैसे ब्रांड्स तो 24 कलेक्शंस, यानी लिटरली हर 15 दिनों में फैशन बदलती है। लेकिन इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए 2 चीजें इम्पोर्टेंट थी। एक कि मैन्युफैक्चरर्स कपड़े जल्द से जल्द बनाए और दूसरा कि कस्टमर्स कपड़े उतनी ही जल्दी डिस्कार्ड भी करें। आज इस सिस्टम की वजह से एक एवरेज अमेरिकन हर साल 30 किलोग्राम कपड़े कचरे में फेंक देता है। एक और स्टडी कहता है कि एक एवरेज अमेरिकन साल में 68 गारमेंट्स खरीदता है। हर साल 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है, जिससे 1700 टाइटैनिक शिप्स भर जाएंगी। और ये कपड़े कचरे में फेंके जा रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो खराब है। ये कपड़े इसलिए फेंके जा रहे हैं क्योंकि वो फैशन में नहीं है। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, जो कंपनीज ये कपड़े बनाती हैं वो इतनी इनसिक्योर होती है कि वो ये डिजाइन्स अपने राइवल के हाथ नहीं लगने देना चाहती, तो वो इन अनसोल्ड कपड़ों को जला देते हैं। कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि H&M, जो एक बड़ा फास्ट फैशन रिटेलर है, वो 2013 से हर साल 12 टन कपड़े जलाता है। क्यों? एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए। नया स्टॉक आए तब शेल्फ्स पर पुराने कपड़े ना दिखे, इसलिए ताकि लोगों को लगे कि उन्हें ये कपड़े अभी के अभी खरीदने हैं, नहीं तो वो आउट ऑफ फैशन यानी आउट ऑफ स्टोर चले जाएंगे। कई सारे ब्रांड न्यू क्लोथ्स भारत आते हैं सिर्फ श्रेड होने के लिए। ये शॉर्ट फिल्म देखिए, यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि पानीपत में नए नए कपड़े आते हैं और लोग इन्हें श्रेड करते हैं ताकि उनसे धागा बन पाए। दुनिया में इतना सारा टेक्सटाइल वेस्ट या तो फेंक दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। इसका पर्यावरण पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जिसे यूजुअली छिपाया जाता है। चैप्टर 2, फास्ट से भी फास्ट फैशन। ओके, इस वीडियो के पहले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे कुछ कंपनीज एक साल में 15-15 बार फैशन बदलती हैं। लेकिन एक कंपनी है जो इस ट्रेंड को एक और स्टेप आगे ले गई। ये कंपनी उसी देश से है जो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है।
बात चाइना की हो रही है और इस कंपनी का नाम है शीन। अप्रैल 2022 में इस स्टार्टअप का वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज्यादा था। 2021 में अमेरिका में ये ऐप अमेज़न से भी ज्यादा डाउनलोड हुआ। शीन का बिजनेस मॉडल क्या है? शीन एक चाइनीज कंपनी है, बस यही उसका बिजनेस मॉडल है। अगर आप चाइना को जरा भी समझते हैं तो आपके लिए शीन को समझना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। चाइना में डेटा प्राइवेसी है ही नहीं। शीन इसी लूप होल को एक्सप्लॉइट करता है। शीन इंटरनेट पर देखता है कि कौन से कपड़े ट्रेंड कर रहे हैं, फिर वैसे ही कपड़े सस्ते दामों में बनाता है और चाइना से ही सीधा वेस्टर्न देशों को बेचता है। कई छोटे डिजाइनर्स कहते हैं कि शीन कंपनी ने उनके डिजाइन्स चुराए हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कपड़े डिजाइन किसने किए हैं। क्या ओरिजिनल डिजाइनर को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है या नहीं। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उन्हें कपड़े कितने सस्ते और कितने जल्दी मिलते हैं। That's it। लेकिन कपड़े सस्ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे कोई कॉस्ट नहीं। क्या आप आपके कपड़ों की सही कीमत जानते हैं? चैप्टर 3, आपके कपड़ों की कीमत। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में कपड़ों की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फास्ट फैशन वाली कंपनीज को ये पता है कि उन्हें फास्ट कपड़े बनाने हैं, टिकाऊ कपड़े नहीं। कपड़े लंबे टिकेंगे तो फिर आप उन्हें जल्दी बदलने के सोचेंगे नहीं। फास्ट फैशन कंपनीज ने सोचा क्वालिटी कम कर ही रहे हैं तो लोगों को पता चल जाएगा, लोग हमारे कपड़े खरीदना बंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस भी कम कर देंगे ताकि लोगों को लगे कि इतने कम प्राइस में कपड़े मिल रहे हैं तो एक दो बार चल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। कपड़ों का प्राइस टैग तो कम हो सकता है लेकिन उसके दूसरे प्राइस का क्या। कपड़े खरीदने के लिए सिर्फ पैसे खर्च नहीं होते, पानी भी खर्च होता है। फैशन इंडस्ट्री दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉटन का टी शर्ट बनाने के लिए 2700 लीटर पानी खर्च होता है। ये उतना ही पानी है जो एक इंसान 2.5 साल में पीता है। एक जीन्स बनाने के लिए उतना ही पानी यूज होता है जितना आप 10 साल में पिएंगे। ये है अरल सी, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक लेक है। ये एक जमाने में दुनिया की लार्जेस्ट लेक में से एक हुआ करती थी, लेकिन आज ये लेक कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है। द रीजन इज फास्ट फैशन। कॉटन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, एक कैश क्रॉप है और कॉटन की खेती करने के लिए यहाँ के सारे पानी को इस्तेमाल किया गया है। कॉटन एक काफी नॉटी क्रॉप होता है, उसे वार्म कंडीशंस पसंद है, सनशाइन पसंद है, इसीलिए गर्म एरियाज में कॉटन बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम कॉटन को बहुत सारे मॉइस्चर की भी जरूरत होती है। तो गर्म एरियाज जहाँ पहले ही पानी की कमी होती है वहाँ कॉटन बनता है। यहाँ चाइना के बाद इंडिया नंबर 2 पर आता है। सिमिलरली कॉटन तो व्हाइट होता है लेकिन आपके कपड़े अलग अलग कलर्स में आते हैं। कपड़े बनाना एक हाईली पोल्यूटिंग स्टेप होती है जिसमें वॉशिंग, ब्लीचिंग, डाइंग ऐसे कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। डाइज हमारी दुनिया के लिए हानिकारक क्यों होते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। पानी के नीचे एक इकोसिस्टम होता है, पौधे होते हैं जिन्हें मछलियाँ खाती हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। कपड़े धोने पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पानी कितना डार्क हो जाता है। अगर यही पानी बिना किसी प्रोसेस की वाटर बॉडीज में गया तो ये काला पानी वाटर बॉडीज को भी धीरे धीरे काला कर देता है, जिनसे सनलाइट प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाता। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और प्लांट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लांट्स सिर्फ मछलियों का खाना नहीं होते, वो ऑक्सीजन भी देते हैं। पानी में होने वाले प्लांट्स कम हो जाते हैं तो पानी में होने वाला ऑक्सीजन भी कम होता है। टेक्सटाइल डाइज टॉक्सिक होते हैं, उनमें कार्सिनोजेंस होते हैं। डाइंग के प्रोसेस में 15 to 20% डाइज कपड़ों से बाइंड नहीं होते और पानी में मिक्स हो जाते हैं। ये वेस्ट वाटर कोई पीता नहीं लेकिन खाता जरूर है। क्या हम वेस्ट वाटर को खाते हैं? यस, क्योंकि ऐसा वेस्ट वाटर अक्सर इरिगेशन के लिए यूज होता है। यानी ये टॉक्सिन्स, ये कार्सिनोजेंस हमारे खाने के थ्रू हमारे ही बॉडी में पहुंचते हैं। एट द सेम टाइम जब कंपनीज ये कपड़े जलाते हैं तो उससे होने वाले एमिशंस भी हवा को दूषित करते हैं। आजकल मेजरली सारे कपड़े पॉलिएस्टर से बनते हैं जो एक मैन मेड फाइबर है। पॉलिएस्टर किससे बनता है? क्रूड ऑयल। तो जब ये कपड़े जलते हैं तो इनडायरेक्टली वो क्रूड ऑयल जलाने जैसा ही होता है। बाहर से सुंदर दिखने के लिए हम अंदर से बर्बाद हो रहे हैं, यही सच है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। सी, इस वीडियो का पॉइंट आपको शॉपिंग करने से रोकना नहीं है। ये सारे पैसे आपके पैसे, आपने मेहनत से कमाए हुए पैसे, तो इन्हें कैसे खर्च करने चाहिए ये बताने वाले हम कौन होते हैं। वी शुड स्पेंड द मनी ऑन थिंग्स दैट मैटर टू अस एंड इफ फैशन मैटर्स टू यू, स्पेंड मनी ऑन फैशन, इट इज टोटली फाइन। लेकिन आपके कुछ छोटे से स्टेप्स आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग योर क्लोथ्स फॉर लॉन्गर।
अगर आप आपके कपड़े 6 से 9 महीनों के लिए ज्यादा यूज करते हैं तो आप उन कपड़ों की वजह से होने वाला एनवायरमेंटल डैमेज 30% से कम करते हैं, यानी 1/3। हमें टारगेट ये करना चाहिए कि अगर हम एक पीस ऑफ क्लोथ 10 बार यूज करते हैं तो उसे 14 बार 15 बार यूज करना सीखें। नॉर्मलाइज रिपीटिंग क्लोथ्स रिपीट करना फैशन इंडस्ट्री में एक क्राइम माना जाता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको समझ जाएगा कि कपड़ों को रिपीट करना ही सही बात है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए कपड़ों को डोनेट करते हैं। गूंज एक एनजीओ है जो पुराने बेडशीट से सैनिटरी नैपकिन्स बनाता है जो रूरल एरियाज में बांटे जाते हैं। एट द सेम टाइम वो रूरल एरियाज में क्लॉथ फॉर वर्क प्रोग्राम चलाते हैं जहां वो श्रम के बदले कपड़े देते हैं। गूंज के कई कलेक्शन सेंटर्स देश भर में हैं। आप गूंज की वेबसाइट पर जाकर आपका नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास पुराने शूज या फिर स्पेशली स्पोर्ट शूज हैं, तो फिर आप उन्हें ग्रीन सोल को डोनेट कर सकते हैं। ग्रीन सोल पुराने जूतों से चप्पल बनाते हैं और वो गाँवों में बच्चों को डोनेट करते हैं। हम खुद कई सालों से गूंज और ग्रीन सोल को डोनेट करते आए हैं। हमने ग्रीन सोल के बारे में कुछ साल पहले एक वीडियो भी बनाया था। एट द सेम टाइम एम्ब्रेस रिपेयर्स। हर एरिया में वो एक कोई इंसान रहता है जो कपड़े रिपेयर करता है, चाहे वो छोटे छोटे टेयर्स हो या फिर इलास्टिक को रिपेयर करना। भारत की प्रथा यही है कि हर एक चीज को रीयूज करना। Basically, we just have to do what our families always used to do. You see, ऐसे ही कुछ ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर हमें इंडियन होने पर गर्व महसूस होता है। ये वैसा ही मोमेंट है। क्योंकि आप अमीर हो या गरीब, हम कपड़े कचरे में नहीं फेंकते। हम हमारे कपड़े कचरा कलेक्ट करने वाली आंटी को देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर कपड़े हम पहनने वाले नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कपड़े वेस्ट हैं। आप अमीर हो या गरीब, हमारे कल्चर में कपड़ों को फेंकना है ही नहीं। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। हमारी नानी दादी पुराने कपड़ों से ब्लैंकेट्स बनाते थे या फिर बाथरूम के बाहर वो फ्लोर मैट्स वो भी बनाते थे। आज हमें इस एटीट्यूड को अपनाने की जरूरत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ओवरऑल ये इंडस्ट्री हर साल $1 ट्रिलियन जनरेट करती है। दुनिया के 7% एक्सपोर्ट्स कपड़े ही होते हैं और पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ लोगों को ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी इंडस्ट्री को एक झटके में ईविल कह देना सही नहीं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आज जिस लाइफस्टाइल को इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, जैसे फास्ट फैशन को हमारी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं और जैसे जानबूझकर ऐसे कपड़े बनाते हैं जो ज्यादा समय के लिए ना टिके, ये गलत है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा है। एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एक्सपोर्ट सरप्लस स्टोर से खरीदो। जब बड़ी बड़े ब्रांड्स भारत से अपने कपड़े बनवाते हैं तो ऑर्डर क्वांटिटी से थोड़े ज्यादा ही बनते हैं और उनमें से ब्रांड सिलेक्ट करता है और कुछ पीसेस बच जाते हैं। कुछ पीसेस में कोई माइनर डिफेक्ट होता है या फिर वो क्वालिटी चेक पास नहीं करते। मैंने ऐसे कपड़े खरीदना स्टार्ट किया है बिकॉज रादर देन गेटिंग डिस्ट्रॉयड दे गेटिंग यूज्ड। मेरी एक फ्रेंड डिफेक्टिव साड़ी से ऐसे बंटिंग्स बनाती है जिसे हमने स्टूडियो डेकोरेट करने के लिए यूज किया है। हमने जब हमारा ये फॉलोइंग लव मर्च बनाया, एट दैट टाइम वी मेड श्योर कि ये सारे टी शर्ट्स रिसाइकल्ड कॉटन से ही बने। इसे हम न्यूट्रलिटी कहते हैं। इस एक टी शर्ट से 2700 लीटर पानी और 6 प्लास्टिक की बोतल समंदर में जाने से बचती हैं। अगर आप हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे ये टी शर्ट्स खरीद सकते हैं। आप सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी बातें होती है जिनसे हम सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस दुनिया को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें रिमाइंड कीजिए कि कपड़ों के प्राइस टैग से भी ज्यादा कपड़ों की कीमत होती है। हमारा कीमती पानी, हमारे कीमती खेत, हमारे कीमती रिसोर्सेस कपड़े बनाने में खर्च होता है। उनकी सही वैल्यू करना हमें सीखना होगा, क्योंकि कपड़े हमारे लिए बनते हैं, हम कपड़ों के लिए नहीं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूपीआई एक रेवोल्यूशन है जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्या वर्ल्ड वॉर 3 पानी की वजह से हो सकती है, इसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।